तो गांधी जी ने पटेल को नेहरू को सपोर्ट करने के लिए कहा, क्योंकि उनके पूरे 10 साल के पॉलिटिकल करियर के अंदर यही एक सबसे बड़ा ब्लंडर है। फाइनली 489 सीट्स पे इलेक्शन हुआ और जैसा सबने सोचा था, नाइनटीन 1951 में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, लोकसभा और विधानसभा जो एक साथ हुए थे, उसमें टोटल वोटर्स 17 करोड़ थे और 45% वोटर टर्नआउट थे। इसी के साथ जो टोटल खर्च हुआ था वो 10.5 करोड़ का हुआ था, यानी 1% के ऊपर सिर्फ 6 पैसे की खर्च हुई थी। वही 2019 के अंदर सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन में 50,000 करोड़ का खर्च हुआ था, यानी 1% के ऊपर 46 रुपीस का खर्च हुआ था। 1957 में 1 रुपए की वैल्यू आज की डेट में लगभग 100 रुपीस की है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 6 पैसे की जगह 6 रुपया या फिर 10 रुपए खर्च होना चाहिए था 1% पे, पर ये 46 रुपीस क्यों खर्च हो रहा है, इसका कोई अंदाजा नहीं। खैर, जो भी हो, पहले इलेक्शन के बाद जैसा अंदाजा लगाया गया था, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और नेहरू जी एक बहुत चैरिज्मेटिक लीडर थे। वो यूरोप के इंडस्ट्रियलाइजेशन से काफी ज्यादा प्रभावित थे, इसीलिए वो इंडिया के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहते थे। 37% जो एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था उसको कम करके वो 20% करते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे 70% तक इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। इसी के साथ साथ हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, ऐसे कुछ लो रिफॉर्म्स लाए जो जेंडर इक्वलिटी को भी दर्शाता है। उन्होंने आईआईटी जैसे बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जो आज की डेट में भी इंडिया के अंदर बेस्ट माइंड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए 1957 के भी जनरल इलेक्शन में, जिसमें सारा इलेक्शन एक साथ हुआ, उसमें भी कांग्रेस ने टोटल 371 सीट जीत लिया। सीपीआई सेकंड पोजीशन पर रही 27 सीट्स के साथ। और इसके बाद जो थर्ड जनरल इलेक्शन होने थे वो 1962 में हुआ। फाइनली थर्ड जनरल इलेक्शन भी लोकसभा और विधानसभा एक साथ हुआ, पर उस वक्त तक कुछ प्रॉब्लम होने लगा। 1962 में इलेक्शन के कुछ महीने बाद ही इंडिया चाइना का वार हो जाता है और उसमें चाइना इंडिया को हरा देता है। इस इंसिडेंट ने नेहरू को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। ये कुछ बातें हैं, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। उनकी बातों में पता चलता है कि वो एक्चुअली टूट चुके थे। इसके 2 साल के बाद 1964 में स्ट्रोक के कारण नेहरू जी की डेथ हो जाती है और उस वक्त तक नेहरू जी ने अपना सक्सेसर के हिसाब से किसी को नहीं रखा था। पर नेहरू जी स्मार्ट थे, उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही कुछ सीनियर लीडर का एक ग्रुप बना दिया था जो कांग्रेस के पॉलिसी मेकिंग और लीडरशिप पर डिसीजन लेते थे, और उनका नाम था सिंडिकेट, जिसके अंदर मोरारजी देसाई, के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग थे। उनके डेथ के बाद सिंडिकेट ने यह डिसीजन लिया कि गुलजारी लाल नंदा को 27 मई से 9 जून के लिए पीएम बनाया जाएगा और फाइनली 9 जून को परमानेंट पीएम के हिसाब से लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री के पीएम बनने के 1 साल के बाद इंडिया पाकिस्तान का वार हो जाता है, लेकिन उसमें पाकिस्तान को इंडिया बुरी तरीके से हरा देता है और लाल बहादुर शास्त्री की वाहवाही हो जाती है। उसके 1 साल के बाद लाल बहादुर शास्त्री उज्बेकिस्तान विजिट करते हैं, जो कि उस समय यूएसएसआर का हिस्सा था, तस्कांत एग्रीमेंट साइन करने के लिए। 9 जनवरी को तस्कांत एग्रीमेंट साइन तो होती है, पर 11 जनवरी को एक मिस्टीरियस कंडीशन के अंदर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान भी प्रेजेंट थे। तो लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि ये हार्ट अटैक है, पर आज तक उसका एक्चुअल रीजन पता नहीं चल पाया है। और उस वक्त तक इलेक्शन भी काफी नजदीक था, तो सिंडिकेट को यह डिसीजन लेना था कि आखिर प्राइम मिनिस्टर का फेस किसका होगा। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर का फेस बनाया जाएगा। इससे सिंपैथी भी मिल सकती है और कांग्रेस पावर में भी आ सकती है। और सिंडिकेट का यह मानना था कि इंदिरा गांधी को वो लोग इजीली कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत कम बोलती है, तो वो लोग उसे गूंगी गुड़िया के नाम से भी कभी कभी बुलाया करते। फाइनली 1967 में 4th जनरल इलेक्शन होता है, सारा का सारा इलेक्शन एक साथ। इलेक्शन के बाद जैसे तैसे कांग्रेस मेजोरिटी मार्क पार करके 272 सीट्स ला पाती है, लेकिन इलेक्शन के बाद ही इंदिरा गांधी सिंडिकेट मेंबर्स का बात ही सुनना बंद कर देती है। 1969 के अंदर इंदिरा गांधी 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर देती है, जिसके कारण सिंडिकेट मेंबर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। हालांकि उन्होंने ये इसलिए किया था ताकि गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दी जा सके, ताकि वो उस पैसे को एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट करें और इकोनॉमी में बूस्ट हो।
और उस वक्त तक कुछ टैक्सेस राजा महाराजाओं को भी दिए जाते थे। इंदिरा गांधी ने यह भी देना बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर जाकिर खान, जो उस वक्त इंडिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद कांग्रेस के सिंडिकेट मेंबर नीलम संजय रेड्डी को प्रेसिडेंट पद के लिए चुनते हैं, जो कि एक लोकसभा स्पीकर थी। पर इंदिरा गांधी इसके ऑपोजिट होती है। इंदिरा गांधी वीवी गिरी को सेलेक्ट करती है और ये बोलती है क्योंकि वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट हैं तो उनको ही प्रेसिडेंट बनना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि अगर नीलम प्रेसिडेंट बन जाती थी तो इससे इंदिरा की कुर्सी खतरे में आ जाती थी। फाइनली कांग्रेस के 163 मेंबर्स का सपोर्ट लेके वीवी गिरी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और इसके कारण कांग्रेस के अंदर ही यानी सिंडिकेट मेंबर में अफरा तफरी मच जाती है। सिंडिकेट मेंबर कभी पीएम के रेसिडेंस पे, कभी जंतर मंतर पे मीटिंग करवाना चालू कर देते हैं, पर उनमें से किसी भी मीटिंग के अंदर इंदिरा प्रेजेंट नहीं होती है। इससे गुस्सा होकर निरंजनी गप्पा ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से ही एक्सपेल कर दिया और इस कारण से कांग्रेस उस वक्त दो हिस्सों में बढ़ चुका था। टोटल 705 मेंबर्स के साथ 446 मेंबर इंदिरा के साइड थे और उसे कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंडिकेट कहा जाने लगा और कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस सिंडिकेट यानी सीनियर मेंबर्स का ग्रुप हो गया। पर प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं हुई थी। 1967 में कांग्रेस की मेजोरिटी कम होने के कारण पंजाब के अंदर सरकार गिर जाती है, मेजोरिटी खत्म हो जाता है। गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है और प्रेसिडेंट वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देता है और नियम ऐसा है कि प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद 6 मंथ के अंदर ही वापस से इलेक्शन होने होंगे। यानी जिस स्टेट असेंबली का इलेक्शन 1972 के लोकसभा इलेक्शन के साथ होने वाले थे, उसका इलेक्शन पहले ही 1968 में हो गया। इसके कारण उस स्टेट असेंबली का इलेक्शन 1973 में चला गया। इसके बाद यूपी के अंदर भी प्रेसिडेंट रूल लग गए और वापस से वहां पर चुनाव होना चालू हो गया। फिर बिहार में भी लगा और वेस्ट बंगाल में भी लगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस लोकसभा का इलेक्शन 1972 में होने वाला था और स्टेट असेंबली का इलेक्शन एक साथ होने वाला था, वो सारा टूट गया और कोई इलेक्शन 1973, 1974 और 1975 में चला गया। यानी यहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा टूट गया। इसी के साथ 1972 में क्योंकि कांग्रेस डिवाइड हो चुका था तो कांग्रेस सीपीआई और बीजेएस के मदद से जैसे तैसे चल रहा था। अचानक से इंदिरा ने लोकसभा को भी उस वक्त डिसॉल्व कर दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि 1972 लोकसभा का इलेक्शन 1971 में ही होने वाला है। फाइनली 1972 का इलेक्शन 1971 में लोकसभा का अकेले होने लगा। उसमें जैसे तैसे कांग्रेस ने 352 सीट हासिल तो कर लिए, पर इंदिरा गांधी रायबरेली से जिससे लड़ी थी वहां से राजनारायण भी लड़े थे और वो वहां से हार जाते हैं। राजनारायण इंदिरा गांधी के ऊपर केस कर देते हैं कि इंदिरा गांधी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को वायोलेट करके यशपाल कपूर जो पीएमओ ऑफिस में थे उनके रेजिग्नेशन देने से पहले ही इलेक्शन में उनका इस्तेमाल किया गया है और गवर्नमेंट के कुछ गाड़ियां, कुछ हेलीकॉप्टर्स और कुछ अलग अलग चीजों का इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल किया गया है और कुछ लोगों को पैसा भी दिया गया है जो कि एक इलीगल है। फाइनली 4 साल ये केस चलने के बाद 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ये बोलता है कि 1971 लोकसभा का इलेक्शन नल एंड वॉइड है और इंदिरा गांधी को 6 इयर्स के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके कारण इंदिरा गांधी बहुत प्रॉब्लम में फंस चुकी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्टे ऑर्डर तो दिया पर वो वोट नहीं कर सकते थे, सिर्फ पीएम बने रह सकती थी। अब उनके पास न ही कोई पावर थी और न ही वो वोट दे सकती थी। इसके कारण उन्होंने 1975 में पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया ताकि लोकसभा का इलेक्शन हो ही ना। ये इमरजेंसी 2 साल तक चलता है। इस इमरजेंसी में कांग्रेस के सिंडिकेट मेंबर मोरारजी देसाई और कुछ ऑपोजिशन के लीडर को डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता है। फाइनली 2 साल के बाद जब ये इमरजेंसी हटती है तो 1977 में री इलेक्शन होते हैं लोकसभा के लिए और उस इलेक्शन में मोरारजी देसाई और कुछ लोग मिलकर एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है जनता दल और ये पार्टी उस लोकसभा इलेक्शन में 295 सीट्स जीत जाती है और ये फर्स्ट टाइम था जहां पे कांग्रेस इलेक्शन हार जाती है और इसके बाद से जो लोकसभा का टेन्योर था वो पूरा टूट चुका था। जो इलेक्शन 75-76 में स्टेट असेंबली के होने वाले थे वो इमरजेंसी के कारण टल गए थे और जो इलेक्शन 1975 लोकसभा का था वो भी टल के 77 पर चला गया था और जो लोकसभा का इलेक्शन 80-81 में होने वाला था वो 82-83 में चला गया। यानी सारा इलेक्शन स्टेट असेंबली और लोकसभा टूट गया। इसी के साथ 1992 में जब पंचायती राज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहली बार जगह मिली थी, उनके इलेक्शन भी सेपरेटली होने लगे सेपरेट टाइम पे। यानी जितना भी इंडिया के अंदर इलेक्शन था सारा इलेक्शन डिफरेंट टाइम फ्रेम पे चला गया और इसके कारण इंडिया के अंदर ज्यादा खर्च भी होने लगा। किस हिसाब से कैसा क्या खर्च है ये डेटा आप देखिए
देखिए ये 2004 तक का देता है। 2004 में सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन में 1300 करोड़ से खर्च हुआ था। ये टोटल वोटर टर्नआउट से कितने लोगों ने वोट दिया था और ये टोटल पार्टीज है कि कौन कौन से इलेक्शन में कितने पार्टीज जीते थे। तो हम कह सकते हैं कि जब एक पार्टी का रूल था तो उस वक्त इस वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट काफी अच्छे तरीके से चले थे। ठीक यही कॉन्सेप्ट अगर हम वापस से ला देते हैं तो एक पार्टी की जब तक डोमिनेंस होगी तब तक वन नेशन वन इलेक्शन तो चल सकती है, लेकिन जैसे ही पार्टी में फूट पड़ेगी वापस से प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल और लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ेगा। इसी चीज को बीजेपी ने प्रपोज किया है। हालांकि 2029 तक इसे करना पॉसिबल नहीं है। 2034 के अंदर जाकर इसे शायद सिंक्रोनाइज किया जा सके और वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को एक साथ लाया जा सके। पर हिस्ट्री से सीखने की जरूरत है कि जब एक पार्टी रूलिंग में थी, पूरा पावर में थी, तभी ये प्रोसेस चला। जैसे ही वो पार्टी के पास पावर कम हुआ ये प्रोसेस टूट गया। इन सारे चीजों को नजर में रखते हुए ही डिसीजन लेने की जरूरत है। आपको क्या लगता है ये वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट इंडिया में आने चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसे पढ़कर एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। मैंने सारा वहीं से बोला है। थैंक यू सो मच।